ओके जी। तो रीनल सिस्टम में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे थे फिजियोलॉजी के अंदर, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है जी। एक्चुअली हम ये डिस्कस कर चुके थे, जो बोमेन कैप्सूल है, देखें इसकी थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। इस कप शेप स्ट्रक्चर इस कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। ठीक है, इस बोमेन कैप्सूल के बाद पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर इसके बाद 10 डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। फिर यहाँ पे ये इस तरह आ जाता है ऊपर की तरफ और थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? थिक असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। टुडे क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज एवरीबॉडी फोकस हियर। एक एक चीज इसमें एमसीक्यूज है। ठीक है, यहाँ पे जो बोमेन कैप्सूल है, दिस इज कॉल्ड बीसी, स्टैंड फॉर बोमेन कैप्सूल। इसको जनाब एफरेंट आर्टीरियोल्स आते हैं। ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल, और यहाँ से इफरेंट आर्टीरियोल वापस ब्लड लेके जाते हैं। इसके दरमियान यहाँ पे ग्लोमेरुलाई है। दिस इज अ ग्रुप ऑफ कैपिलरी विच कंटेन होल्स और फेनेस्ट्रा। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलाई। अब देखें यहाँ पे कोई भी चीज अगर ब्लड से इस कैपिलरी के जरिए नीचे आता है, उनको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। फॉर एग्जांपल आप लोग मिसाल ले लें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, पोटासियम है, अमाइनो एसिड है, एटसेट्रा। These all substances in the plasma easily filter from the glomeruli and goes into the Bowman capsule। मैं कहता हूँ अगर ये सारी चीजें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारी की सारी अगर यहाँ से नीचे आ जाए, तो इन सब चीजों को हम कहते हैं फिल्ट्रेट। इसको क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। जिस स्पीड के साथ ग्लोमेरुलाई इन चीजों को फिल्टर करती है, उसको जीएफआर कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये जो पार्ट है नेफ्रॉन की, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको पीसीटी कहा जाता है। अब इस पीसीटी के सामने यहाँ पे जनाब कैपिलरीज होती है, इसका नाम है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। विच वन? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। आई थिंक एवरीबॉडी नो दिस। ठीक है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। अब दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। अगर हम कोई चीज इस पीसीटी से एनी सब्सटेंस which we take, या the transport of a substance from the PCT back into the circulation, यहाँ पे ब्लड है, कैपिलरी है, अगर हम कोई भी सब्सटेंस पीसीटी से वापस ले ले और ब्लड को दे दे, दैट इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। तो क्या कहते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ये नहीं है, एब्जॉर्प्शन हमेशा इंटेस्टाइन से होती है। अगर हम फूड खाते हैं, फूड खाने के बाद अगर उसके पार्टिकल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाए, तो उसका नाम क्या है? एब्जॉर्प्शन है। लेकिन अगर कोई चीज किडनी में फिल्टर हो जाए और वही फिल्ट्रेट जो है वो पीसीटी से ब्लड में वापस जाए, तो उसको हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये दोनों वर्ड समझ गए क्या? नहीं? तो यहाँ से देखें, ये जो एरो है, एरो, इसका मतलब कि सब्सटेंसेस वापस ब्लड में जा रही है, तो ये हमारे लिए क्या है? दैट इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। मैं कहता हूँ कभी कभार ये भी हम पढ़ेंगे कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती है कि जो ब्लड में होता है, कैपिलरी में, और वो ब्लड से हम किधर को देते हैं? बस पीसीटी। ऐसी सब्सटेंसेस जो हम कैपिलरी से ले लें और किसको दे दें? पीसीटी, इसको सिक्रीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिक्रीशन। तो प्लीज ये दोनों वर्ड फिजियोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक हमने जो चीज डिस्कस की है याद रखें। एनी सब्सटेंस व्हिच मूव फ्रॉम द पीसीटी बैक इनटू द ब्लड, कंडीशन इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर हम ब्लड से कोई सब्सटेंस ले लें और किसको दे दें? पीसीटी, तो उसको हम सिक्रीशन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ओके जी। अब हमारा टारगेट ये है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें फिल्टर हो चुकी है। क्लियर है? ऑलरेडी मेनी सब्सटेंसेस फिल्टर। इन फिल्टर सब्सटेंसेस के अंदर बहुत सारी सब्सटेंसेस ऐसी है कि वो हम यूरिन में लीक करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसका टारगेट ये है कि हम यहाँ पे पीसीटी से उसको वापस किधर ले जाए? ब्लड में ले जाए। ऐसे कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। क्लियर है? अब देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा करूंगा और आप लोगों ने याद रखना है कि इसकी रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है। दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ, यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। प्लीज यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करें और उस डायग्राम के जरिए हम इन सब चीजों को आहिस्ता आहिस्ता 1 by 1 डिस्कस करेंगे। दिस बोमेन कैप्सूल, और फिर यहाँ पे इसके बाद जो पार्ट है शाबाश, इज कॉल्ड पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था
कि पीसीटी इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। याद है कि नहीं? ये किससे बना है? एपिथेलियल सेल से। अब देखें, अगर ये पीसीटी है तो इसका फॉर एग्जांपल ये एक एपिथेलियल सेल है, फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट एपिथेलियल सेल। फिर ये जनाब एक और एपिथेलियल सेल है, प्लीज याद रखें, दिस इज अनदर एपिथेलियल सेल। यहाँ पे प्लीज याद रखें दिस पीसीटी, दिस होल इज पीसीटी। फिर इसके बाद लूप ऑफ हिनले स्टार्ट होता है। क्लियर है कि नहीं? कि हमने मैग्नीफाई किया है, दिस इज अनदर व्हाट आंसर इज एपिथेलियल सेल। ये भी एपिथेलियल सेल है। इसका मतलब यह है कि पीसीटी इस तरह के बहुत सारे एपिथेलियल सेल से बना होता है। और आप लोगों को लास्ट क्लास ये भी पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से होती है? पीसीटी से होती है। क्लियर है? अब इन सेल से बाहर यहाँ पे पेरिट्यूबुलर क्या है? कैपिलरी है। तो इन सब के सामने अगर हम यहाँ पे बात करें, दिस इज अ कैपिलरी, और कैपिलरी इट कंटेन ब्लड। तो हमने सब्सटेंसेस को यहाँ से लेना है और ब्लड में डालना है। इस कंडीशन कंसेप्ट का नाम क्या है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, प्रीवियस लेक्चर में पीसीटी का जो सेल है उसका एक फेस ये है और एक फेस ये है, बस समझ रहे कि नहीं? इसका नाम है ल्यूमिनल सरफेस, इसका नाम है बेसोलेटरल सरफेस। ये भी बताया था कि नहीं? अब दिस इज द सरफेस व्हिच इज फेसिंग द कैपिलरी, इट इज व्हाट? बेसोलेटरल सरफेस। और ये ल्यूमिन की तरफ है तो उसका नाम क्या है? ल्यूमिनल सरफेस है। ठीक है जी। अब देखें, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस ल्यूमिनल सरफेस के ऊपर बहुत से को ट्रांसपोर्टर होते हैं। क्या होते हैं? को ट्रांसपोर्टर। प्रीवियस क्लास में बताया था कि नहीं? को ट्रांसपोर्टर। अब देखें, यहाँ पे बेसोलेटरल सरफेस के ऊपर एक पंप होता है जिसका नाम सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप है। क्लियर है कि नहीं? अब इस पंप का काम यह था, अगर आप लोग रिकॉल करें, कि 3 सोडियम बाहर लेके आना। कितने सोडियम? 3 सोडियम इज गोइंग आउट बट 2 पोटाशियम इज गोइंग इन। याद है कि नहीं? तो इस पंप के जरिए 3 सोडियम ने बाहर जाना है और 2 पोटाशियम ने अंदर आना है। इन दोनों पे सेम चार्ज है कि अपोजिट? सेम चार्ज। और ये तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे। तो अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमारे पास डायरेक्ट कहाँ से आती है? एटीपी से आती है। ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी डायरेक्ट कहाँ से लग जाए? एटीपी, वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है? प्राइमरी एक्टिव। तो ये मैंने बताया था, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डन? ओके। अब प्लीज याद रखें, यहाँ पे जो हमारी 7 सब्सटेंसेस फिल्टर हो चुकी है उनमें से जनाब ग्लूकोज है कि नहीं? यहाँ पे ग्लूकोज है। ठीक है। फिर हमारे पास जो सब्सटेंस फिल्टर हुई है इसमें सोडियम भी है। क्या है? सोडियम और ग्लूकोज भी है। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि जब सोडियम को ये ट्रांसपोर्टर लेगा तो उसके साथ कौन सा चीज इन होगा? ग्लूकोज। क्लियर है कि नहीं? दिस ट्रांसपोर्टर वांट टू टेक 2 मॉलिक्यूल। ये कितने मॉलिक्यूल लेता है? 2 मॉलिक्यूल। सोडियम अगर ल्यूमेन से सेल में जाएगा इस तरह अंदर की तरफ, तो इसके साथ साथ कौन सी चीज भी जाएगी? ग्लूकोज भी जाएगी। बात समझ गए कि नहीं? अब ये जो ट्रांसपोर्टर है इसने इन दोनों को सेम डायरेक्शन में फ्लो किया कि अपोजिट? सेम। इस ट्रांसपोर्टर का नाम क्या था? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। इसका नाम क्या था? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। मैं अगर यहाँ पे लिखूं सोडियम, क्योंकि इंपोर्टेंट है, ग्लूकोज व्हाट आंसर इज को ट्रांसपोर्ट। इसको सिम्पोर्ट कह सकते हैं कि नहीं? इसका दूसरा नाम सिम्पोर्ट भी है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं। अब ये किसका एग्जांपल था? हाँ जी, पैसिव या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये भी एक्टिव है बट इट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या था? सेकेंडरी। ये क्या था? प्राइमरी एक्टिव एंड दैट इज सेकेंडरी एक्टिव। अब प्लीज इधर देखें, यहाँ पे जो सोडियम हमने अंदर किया है सेल में, सोडियम इज कमिंग इन एंड ग्लूकोज इज आल्सो कमिंग इन। ऐसा है कि नहीं? अब ये जो ग्लूकोज है ये जब हम इस ट्रांसपोर्टर के जरिए ल्यूमिनल सरफेस से एंटर करें तो इसका टारगेट ये है कि ये ब्लड तक पहुंचे। अब इस ब्लड तक पहुंचने के लिए इसने बेसोलेटरल सरफेस से गुजरना है कि नहीं? अब यहाँ पे बेसोलेटरल सरफेस के अंदर इस तरह के होल्स होते हैं जो ग्लूकोज को फ्रीली अलाउ करते हैं ताकि सेल से बाहर निकले। इसका मतलब यह है कि पीसीटी सेल में ग्लूकोज को यहाँ से अंदर करने के लिए ट्रांसपोर्टर की जरूरत है, लेकिन बेसोलेटरल सरफेस से इट फ्रीली मूव, ये डिफ्यूज होता है फ्रीली, उसके लिए कोई ट्रांसपोर्टर की जरूरत हो नहीं है। तो फिर ये ग्लूकोज यहाँ से आएगा और किस में एंटर करेगा? शाबाश, ब्लड में एंटर करेगा कि नहीं? किधर एंटर करेगा? ब्लड में एंटर करेगा। बातें समझ रहे कि नहीं? अब ये जब ब्लड में आएगा अब कौन सी चीज रह गई है?
सोडियम। अब सोडियम खुद नहीं जा सकता बाहर, उसके लिए हमें क्या ब्रेक करना होगा, एटीपी। तो यही 3 सोडियम फिर यहाँ से हम बाहर निकालेंगे और इसके बदले सेल को क्या देंगे, पोटाशियम देंगे। तो सोडियम जब इस ट्रांसपोर्टर के जरिए हम इन करें तो इस पंप के जरिए हम फिर इस सेल से बाहर निकालेंगे। तो 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटाशियम अंदर आएंगे। तो फिर हम कहेंगे कि ये सोडियम भी किधर पहुंच जाएंगे, ब्लड तक पहुंच जाएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है। मैं ये इसलिए एक एक चीज बता रहा हूँ कि आप लोग किताब पढ़ेंगे तो बहुत कम्प्लेक्स लिखा है, और किडनी समझना यही कंसेप्ट समझना है, बस समझ गए क्या नहीं, क्या बस सारे साथ दे रहे। यहाँ पे जो बोमेन कैप्सूल है इसमें जो चीजें फिल्टर हुई थी उनमें से एक सोडियम था और एक को ग्लूकोज। सोडियम ग्लूकोज को हमने पीसीटी से लेकर ब्लड तक लेके आना है, जिसका नाम है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब जो सोडियम ग्लूकोज है ये पीसीटी से सेल में एंटर होंगे बाय द हेल्प ऑफ विच ट्रांसपोर्ट, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। अब इस ट्रांसपोर्ट में इनडायरेक्ट एनर्जी लगती है तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और जब ये दोनों चीजें अंदर आ जाए तो फिर ग्लूकोज फ्रीली डिजॉल्व होगा और ये कहाँ पे पहुंचेगा, ब्लड में। और सोडियम को सेल से निकालने के लिए किस चीज को अंदर करना होगा, पोटाशियम। तो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप यूज होगा। डन, ओके जी। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट की तरफ आते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें जो चीजें फिल्टर, ये एक और सेल है, किस, ये हम सारा क्या पढ़ रहे हैं, पीसीटी। पीसीटी बहुत सारे किस सेल से बना होता है, एपिथेलियल सेल। अब ये पीसीटी का एक और सेल है। इस सेल का काम ये है कि ये जनाब जो फिल्टर्ड अमाइनो एसिड है उसको गेन करेगा। किसको लेगा, अमाइनो एसिड। अब ये जो ट्रांसपोर्टर है सेल के ऊपर, हाँ जी, ये किसको लेगा, अमाइनो एसिड। लेकिन ये ट्रांसपोर्टर कहेगा कि मैं अमाइनो एसिड को डायरेक्ट नहीं ले सकता जब तक उसके साथ क्या ना मिले, सोडियम ना मिले। तो यहाँ पे पॉइंट टू बी रिमेंबर कि जो सोडियम है ये सहारा देता है। सोडियम जब इस ट्रांसपोर्टर के जरिए अंदर जाएगा तो अपने साथ किसको भी एंटर करेगा, अमाइनो एसिड। तो सोडियम के अंदर आने से अमाइनो एसिड भी अंदर आ गए। बात समझ गए कि नहीं। अब कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो सोडियम फिल्टर हुआ है, कुछ सोडियम किसके साथ मिल जाएंगे, ग्लूकोज। कुछ सोडियम किसके साथ मिल जाएंगे, अमाइनो एसिड के साथ मिल जाएंगे। अब यहाँ पे फिर इसी सेल के बेसोलेटरल सरफेस पे सोडियम पोटाशियम एटीपीएस होगा कि नहीं, ये तो हर सेल में होगा। क्लियर है कि नहीं। ये जो सोडियम आपने अंदर किए है इसको हम बाहर निकालेंगे कितने सोडियम के लिहाज से, 3 सोडियम के लिहाज से। और फिर इसकी बजाय हम कितने पोटाशियम लेंगे, 2 पोटाशियम लेंगे। अब समझ गए कि नहीं। तो प्लीज यहाँ पे एक एमसीक्यूज है, चाहे हम सोडियम ग्लूकोज के साथ अंदर करें, चाहे हम सोडियम को अमाइनो एसिड के साथ एंटर करें, हम सेल के दूसरे तरफ अगर इसको फेंकेंगे तो कौन सा पंप चाहिए, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप चाहिए। ठीक है जी। अब इधर देखें, अब कौन सी चीज इसके साथ आई है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड इज आल्सो डिफ्यूज फ्रीली, ये भी क्या होता है, फ्रीली डिफ्यूज होता है। तो अमाइनो एसिड ब्लड तक पहुंचेंगे कि नहीं। तो अमाइनो एसिड फ्रॉम पीसीटी इज रीअब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी अलोंग विद व्हाट, आंसर इज सोडियम मॉलिक्यूल। ठीक है जी। हाँ जी, ये भी को ट्रांसपोर्ट है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। क्लियर है कि नहीं। लेकिन इस पे भी इनडायरेक्ट एनर्जी लगती है, लेकिन ये भी एक को ट्रांसपोर्ट है जिसको सिम्पोर्ट कहा जाता है। डन, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अभी तक हमने देखे, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन अभी तक जो चल रही है उसमें सोडियम इन्वॉल्व है कि नहीं, सोडियम की हो रही है। इसमें किस चीज की हो गई, शाबाश, ग्लूकोज की हो गई और अमाइनो एसिड। तो ये तो आप लोगों का अलग एक क्वेश्चन बन जाता है कि नेम द सब्सटेंसेस व्हिच शुड बी रीअब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। तो अभी तक हमने 3 चीजें डिस्कस की है। क्लियर है। अब याद रख एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि यहाँ पे ये जो को ट्रांसपोर्ट है, शाबाश, जो किसको लेगा, सोडियम और ग्लूकोज को लेगा। अब किडनी में इन ट्रांसपोर्टर की एक मिकदार होगी, क्योंकि फिजियोलॉजी विद इन अ लिमिट बात करती है। मैं कहता हूँ कि 200 ट्रांसपोर्टर है पीसीटी के साथ, जो कितने मॉलिक्यूल ले सकेंगे, 200। तो हमारे पास फिर ग्लूकोज का आसानी से क्या हो जाएगी, रीअब्जॉर्प्शन। अगर किसी का ब्लड शुगर बहुत ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है, तो उसका यहाँ पे शुगर आना ज्यादा होगा कि कम, शाबाश, ये बात समझने वाली है। मैं कहता हूँ कि हम सब में जनाब नॉर्मल ब्लड शुगर है, हमारा ग्लूकोज जब फिल्टर होगा तो उस फिल्टर ग्लूकोज के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टर इनफ है जो पीसीटी से ग्लूकोज लेकर ब्लड में दे दे। ये तो नॉर्मल की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर एक पेशेंट है उसको हाइपरग्लाइसीमिया है, क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया, जिसका ग्लूकोज लेवल क्या है,
ज़्यादा, तो उसकी फिल्ट्रेट ज़्यादा होगी कि कम? ज़्यादा होगी। मतलब जो ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा होगा तो वो फिल्टर भी ज़्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? यार यहाँ पे ब्लड है एफरेंट आर्टीरियोल, तो उसमें ग्लूकोज की एंट्री ज़्यादा होगी कि कम? ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा ग्लूकोज उतना ज़्यादा फिल्टर के कम फिल्टर? ज़्यादा फिल्टर। अब ये ग्लूकोज जब फिल्टर ज़्यादा होगा उसके लिए ट्रांसपोर्टर की लेवल क्या रह जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि अगर 200 ट्रांसपोर्टर थे तो उसमें 200 ग्लूकोज देने थे, अब ग्लूकोज 400 है, तो आया उस पर वो 200 का एनफ होंगे? नहीं। तो 400 में से जो 200 ग्लूकोज है वो तो रिजर्व हो जाएंगे, लेकिन 200 रिजर्व नहीं हो जाएंगे, तो फिर किधर जाएंगे? यूरिन में जाएंगे, जिसको ग्लूकोज यूरिया कहते हैं। एंड दैट इज अ साइन ऑफ डायबिटिक पेशेंट। ये किसके अंदर होता है? डायबिटिक पेशेंट। जब भी हम डायबिटिक पेशेंट की यूरिन चेक करते हैं तो उसमें एक्सेस किस चीज़ की लीकेज होती है? ग्लूकोज की। इसका वजह यह है कि डायबिटिक पेशेंट में पहले से ब्लड शुगर लेवल क्या होता है? ज़्यादा होता है, और वो इतना ज़्यादा ब्लड शुगर यहाँ पे ट्रांसपोर्टर पे इतना ज़्यादा होता है कि दीज ट्रांसपोर्टर ऑलरेडी सेचुरेट, ये क्या हो जाते हैं? सेचुरेट, तो उसको फर्दर रिअब्सॉर्ब नहीं कर सकते। अब समझ गए कि नहीं? इफ समवन आस्क यू कि डायबिटिक पेशेंट की यूरिन में ग्लूकोज आ सकते हैं कि नहीं, आ सकते हैं कि नहीं? जिस तरह डायबिटिक पेशेंट होता है, हम कहते हैं यार इस बंदे का शुगर है, यार शुगर हर एक में होता है, लेकिन शुगर बढ़ने को हम डायबिटीज कहते हैं। अगर किसी का ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं डायबिटिक पेशेंट है। अब उस ब्लड से ज्यादा शुगर फिर कहाँ पे लीक करना शुरू करेगी? यूरिन में। तो रिअब्सॉर्ब क्यों नहीं होती? क्योंकि शुगर का जो ब्लड है, वो इस ब्लड के अंदर जो शुगर है वो यूरिन में इसलिए जाएगी कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की लेवल क्या रह जाती है? कम रह जाती है। समझ गए क्या नहीं? ये मेन पॉइंट है। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास एक और सेल है, इसमें एक और ट्रांसपोर्टर है। इस ट्रांसपोर्टर का काम फॉस्फेट को रिअब्सॉर्ब करना है। किस चीज को? फॉस्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फेट, जिसको हम PO4 कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टर है ये कहता है कि मैं फॉस्फेट को तब लूंगा जब इसके साथ भी कौन सी चीज मिल जाए? सोडियम मिल जाए। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे याद रखे, जब हम सोडियम को सेल में अंदर डालेंगे, यहाँ से सोडियम को अंदर डालेंगे तो इसके साथ सेल को बाहर से क्या जाएगी? शाबाश, फॉस्फेट जाएगी क्या नहीं? तो PO4 भी जाएगी। क्लियर है कि नहीं? फिर जो सोडियम है वो इस सेल से यहाँ पे किसके जरिए बाहर निकलेगा? सोडियम पोटाशियम ATPase, और कौन सी चीज अंदर आएगा? पोटाशियम अंदर आएगा। क्लियर है कि नहीं? अब ये सोडियम भी ब्लड में जाएगा कि नहीं? ये भी ब्लड तक पहुंचेगा। और फिर ये जो फॉस्फेट है, एग्जैक्टली लाइक अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज, इट फ्रीली डिफ्यूज। ये क्या होता है? फ्रीली डिफ्यूज। तो ये भी जनाब हमारे पास किधर जाएगा? ब्लड में जाएगा। जहां तक कंसेप्ट क्लियर है? कहने का मतलब चाहे हम ग्लूकोज ले लें, अमाइनो एसिड ले लें या फॉस्फेट, इन सबको PCT से सेल में डालना किसके साथ होना पड़ता है? सोडियम के साथ। सोडियम कैरी ऑल दीज फिल्ट्रेट which taken from PCT and enter to the cell। अब सोडियम को सेल से निकालने के लिए पंप चाहिए, और इन सब चीज़ों को निकालने के लिए कोई पंप की जरूरत तो नहीं होती। क्लियर है कि नहीं? अब ये फॉस्फेट रिअब्सॉर्ब हो गया कि नहीं? फॉस्फेट फिर कैल्शियम के साथ मिलता है, कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है और हमारी बोन को स्ट्रांग बनाता है। फॉस्फेट का काम बोन को स्ट्रांग बनाना, फॉस्फेट का काम टीथ को स्ट्रांग बनाना, इसलिए फॉस्फेट को हम ज़ाया नहीं कर सकते। जब फॉस्फेट फिल्टर हो जाए तो उसको ब्लड में लेके आना है कि यूरिन में लेके जाना है? ब्लड में, ताकि ज़ाया ना हो जाए। तो उसको हम PCT से वापस रिअब्सॉर्ब करेंगे, लेकिन किसके जरिए करेंगे? सोडियम। इसका नाम है सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्ट। इसका नाम क्या है? सोडियम फॉस्फेट को। आज इसका नाम क्या था? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट। इसका नाम सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्ट है। यहाँ तक सारा कंसेप्ट क्लियर है? ओके जी। अब देखें यहाँ पे एक और चीज जो हमारे पास हमने रिअब्सॉर्ब की है, दैट इज कॉल्ड ऑफ फॉस्फेट। ये फॉस्फेट रिअब्सॉर्ब की है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को आना चाहिए वो ये है कि हमारे पास जो ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार होती है, कैल्शियम इज गुड और बैड? वेरी गुड। कैल्शियम के फंक्शन क्या है? नंबर 1, कैल्शियम मेक द बोन स्ट्रांग। कैल्शियम हेल्प इन द नर्व कंडक्शन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। ये इम्पल्स को कैरी करने में हेल्प करती है। कैल्शियम एक्ट इज अ क्लॉटिंग फैक्टर। कट लगने के बाद ब्लड को रोकने में किसका काम है? कैल्शियम का काम। कैल्शियम हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन। जो हार्ट की कंट्रेक्टिलिटी है वो किस वजह से है? कैल्शियम। दैट इज वेरी गुड। तो कैल्शियम का जो रेगुलेशन है बॉडी में वो नॉर्मल होना चाहिए। अब इधर प्लीज एक पॉइंट याद रखें, जो कैल्शियम है बॉडी के अंदर ब्लड में ये 2 शक्लों में है, फ्री फॉर्म एंड बाउंड फॉर्म। कैल्शियम कितनी शक्लों में
अनदर इज बाउंड फॉर्म। जो फ्री फॉर्म कैल्शियम है वो बिल्कुल Ca++ होता है, किसी के साथ अटैच नहीं होता। लेकिन जो बाउंड कैल्शियम है वो फास्फेट के साथ होता है, तो कैल्शियम फास्फेट। फिर होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, ये नाम सुने कि नहीं? इसका मतलब कैल्शियम का दूसरी चीज के साथ अटैच होना, इसको हम कौन सा फॉर्म कहते हैं? बाउंड। लेकिन अगर कैल्शियम फ्री है तो उसको हम कहते हैं फ्री फॉर्म Ca++। ये जितने फंक्शन मैंने आप लोगों को बता दिए कैल्शियम के, ये सारे के सारे फ्री कैल्शियम के हैं। कौन से कैल्शियम? फ्री कैल्शियम। तो अब आप लोगों को जहन में यह आना चाहिए कि बॉडी के लिए कौन सा कैल्शियम इंपोर्टेंट है? फ्री कैल्शियम। लेकिन सिर्फ बोन को स्ट्रांग बनाने के लिए कौन सा कैल्शियम? बाउंड फॉर्म होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, इस कैल्शियम की फ्री फॉर्म को ब्लड में रेगुलेट रखना ये पैराथायराइड हार्मोन का काम है। किसका काम है? पैराथायराइड। याद है कि नहीं? पीटीएच। याद रखे, जब कैल्शियम की मिकदार ब्लड के अंदर क्या हो जाए? शाबाश, कम, दैट इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। क्या कहते हैं? हाइपोकैल्सीमिया। तो थायराइड ग्लैंड के पीछे पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो क्या रिलीज करना शुरू करते हैं? हाँ जी, पैराथायराइड हार्मोन। अब इस पीटीएच का काम क्या होगा कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की मिकदार कम हो गई है उसको क्या करना? इंक्रीज करना। फ्री या बाउंड कैल्शियम? फ्री कैल्शियम। ये बात जिसने सीखी, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्लास। इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। मैं पहले सिर्फ आप लोग को यह समझाना चाह रहा हूँ कि फ्री कैल्शियम जब बॉडी में कम हो जाए उसका नाम है हाइपोकैल्सीमिया। फिर पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होकर क्या बनाती है? पीटीएच। और इस पीटीएच का काम यह है कि फ्री कैल्शियम को ब्लड में क्या करे? इंक्रीज करे। डन? ओके जी। अब इधर प्लीज, अब मैं आता हूँ इस पॉइंट की तरफ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? पीसीटी। आगे हम लूप ऑफ हेनले भी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद डीसीटी भी पढ़ेंगे। तो प्लीज जब हम आगे जाकर कौन सी चीज पढ़ना स्टार्ट करें? डीसीटी। तो डीसीटी पार्ट से कैल्शियम की क्या होती है? रीअब्जॉर्प्शन। किस चीज की? कैल्शियम। तो प्लीज याद रखें, पीसीटी से किसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है? फास्फेट की। और कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी से होती है। दोनों सिक्यूज है। फास्फेट इज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम पीसीटी, ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन कैल्शियम विल बी मैक्सिमम रीअब्सॉर्ब फ्रॉम डीसीटी। याद रहेगा क्या? नहीं? देखिए, फास्फेट इज पी फॉर पीसीटी। क्लियर है? कैल्शियम इज सी के बाद डीसीटी। इस तरह याद रखना है, ठीक है ना? अब पॉइंट टू बी रिमेंबर, इस तरह याद रखना है कि अगर मेरे बॉडी का ब्लड कैल्शियम की मिकदार क्या है? कम है, तो मेरा पीटीएच ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा। और उसका काम कैल्शियम को बढ़ाना है। फ्री कैल्शियम के बाउंड। फ्री कैल्शियम। अगर किडनी इस तरह काम करे तो फास्फेट किडनी जो है ना वापस ब्लड को देती है क्या? नहीं? हाँ जी, वापस ब्लड को देती है, रीअब्सॉर्ब हो रही है। और डीसीटी से किस चीज की रीअब्सॉर्प्शन होती है? तो जब ये भी ब्लड में जाएगा और ये भी ब्लड में आएगा, बात समझ गए? तो दोनों ब्लड में आपस में क्या हो जाएंगे? इकट्ठे। तो बाउंड फॉर्म बनेगा क्या? नहीं। और हमें कौन सा फॉर्म चाहिए? फ्री फॉर्म चाहिए। क्या फॉर्म चाहिए? फ्री फॉर्म। क्योंकि हमारा टारगेट यह है कि हम फ्री फॉर्म ऑफ कैल्शियम को बढ़ाएं। यहाँ पे जो कैल्शियम की मिकदार कम हुई है वो कौन सी फॉर्म है? फ्री। और पीटीएच भी तब आता है जब कौन सा कैल्शियम कम हो? फ्री। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर किडनी पीसीटी से फास्फेट को रिजर्व करती रहे और डीसीटी से कैल्शियम, ये तो दोनों ब्लड में फिर कैल्शियम फास्फेट बनाएंगे, तो कौन सा फॉर्म बनेगा? बाउंड। तो फ्री फॉर्म बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। अब पीटीएच क्या करता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाउ। पीटीएच क्या करता है? ये पीसीटी पे अटैक करता है। कहाँ पे? पीसीटी। और ये पीसीटी के अंदर इस सोडियम फास्फेट को ट्रांसपोर्ट पे ब्लॉक लगाता है। क्या लगाता है? ब्लॉक। अब ये जो ब्लॉक जो माइनस या क्रॉस में लगा है, ये किस हार्मोन ने किया है? पीटीएच। पीटीएच ब्लॉक सोडियम फास्फेट को ट्रांसपोर्ट इन विच पार्ट ऑफ द किडनी? पीसीटी। जब ये हम ब्लॉक करें, कैन दिस फास्फेट गो बैक? नो। तो फिर ये फास्फेट किधर जाएगी? शाबाश, नीचे। ये फास्फेट जब नीचे जाएगी, अब इस पीसीटी के बाद मजाल नहीं है कि किसी और पार्ट से रीअब्सॉर्ब हो जाए। तो फिर ये यूरिन का हिस्सा होगा कि नहीं? ये फास्फेट किधर लीक करेगी? शाबाश, यूरिन में। और जो पीटीएच है वो डीसीटी पे काम हो नहीं कर सकती। तो कैल्शियम रीअब्सॉर्ब होगा कि नहीं? हाँ, कैल्शियम रीअब्सॉर्ब होगा, लेकिन फास्फेट रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। किसकी मौजूदगी में? पीटीएच। तो कौन सा कैल्शियम बढ़ता रहेगा? फ्री। एंड दैट इज द एक्शन ऑफ पीटीएच फॉर द ब्लड। क्लियर है? तो अगर एग्जाम में आ जाए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीटीएच ऑन द फास्फेट रीअब्सॉर्प्शन? आंसर इज इनहिबिशन। ये क्या करता है? इनहिबिशन। ये पीटीएच नहीं चाहता कि पीसीटी से कौन सी चीज वापस जाए? फास्फेट जाए। तो फास्फेट रीअब्सॉर्प्शन को ब्लॉक करता है कि एक्टिवेट करता है?
ब्लॉक करता है। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं? तो याद रखें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीटीएच ऑन किडनी? इट इनहिबिट सोडियम फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन। तो पीटीएच का काम फॉस्फेट को यूरिन में डालना है कि ब्लड में? हाँ जी, सबने आंसर देना है। पीटीएच का काम फॉस्फेट को यूरिन में डालना है कि ब्लड में? इसलिए याद रखें, पीटीएच जिसका बड़ा हो बॉडी के अंदर, उसके यूरिन में फॉस्फेट ज्यादा आएंगे, उसको कहते हैं हाइपर फॉस्फेट यूरिया। इसको क्या कहते हैं? हाइपर फॉस्फेट यूरिया। तो एक्सेस फॉस्फेट इन द यूरिन इज वन ऑफ द एक्शन दैट देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ पीटीएच। और फॉस्फेट का लेवल ब्लड में ज्यादा होगा कि कम? कम हो जाएगा, क्योंकि ये पीटीएच नहीं चाहता कि फॉस्फेट वापस जाए। तो हाइपोफॉस्फेटेमिया क्या हो जाएगा? हाइपोफॉस्फेटेमिया बट हाइपर फॉस्फेट यूरिया। क्लियर है कि नहीं? फॉस्फेट यूरिन में ज्यादा आ जाएगा और ब्लड में कम रह जाएगा। तो हाइपोफॉस्फेटेमिया है, लेकिन हाइपर फॉस्फेट यूरिया है। बात समझ गए कि नहीं? ये किसका एक्शन है? पीटीएच का एक्शन है। देखिए एक जगह पढ़ रहे, लेकिन दैट इज द कॉम्प्लेक्स एरिया। ठीक है, इसको रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द किडनी कहते हैं। अब यहां तक आई थिंक एवरीबॉडी क्लियर। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर, parathyroid hormone act on which part of the kidney? PCT, especially at sodium phosphate reabsorption, इसको inhibit करता है। Another very important point that should be remember, हमारे पास यहाँ पे बाइकार्बोनेट भी रिअब्सॉर्ब होते हैं। क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट, HCO3। बाइकार्बोनेट जब फिल्टर होगा तो उसकी भी रिअब्सॉर्प्शन होगी, लेकिन वो भी किस पार्ट से होगी? PCT से। अब इस एरिया को हम इधर देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज द पीसीटी। अब यहाँ से जनाब किसकी रिअब्सॉर्प्शन होगी? शाबाश, बाइकार्बोनेट। किस चीज की? बाइकार्बोनेट की। अब यहाँ पे आप लोगों ने प्लीज याद रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे ही एमसीक्यूज है, आई विल गो इट फॉर स्टार एमसीक्यूज। याद रखे, सोडियम हमने रिअब्सॉर्ब किया है, ठीक है, ग्लूकोज भी वापस किया है, अमाइनो एसिड भी गया है, और फॉस्फेट भी गया है। बात समझ रहे कि नहीं? ये फॉस्फेट को हम तब रिअब्सॉर्ब नहीं करने देंगे जब बॉडी का कैल्शियम लेवल कम हो चुका हो, लेकिन नॉर्मली जो रिअब्सॉर्ब होगा ना। क्लियर है? अब आते हैं किसको रिअब्सॉर्ब करना है? बाइकार्बोनेट। अब ये जो बाइकार्बोनेट है HCO3, ये डायरेक्ट एयर ट्रांसपोर्ट नहीं लेता, ये डायरेक्ट एयर ट्रांसपोर्ट नहीं लेता। प्लीज इधर आप लोगों को आप थोड़ी सी सोचने की बात, और मैंने क्वेश्चन करना है इसमें। बाइकार्बोनेट का हमने यहाँ से लेकर पीसीटी से ब्लड को देना है, तो इसने सेल को क्रॉस करना है कि नहीं? अब पहले तो इसको सेल में एंटर करेंगे, लेकिन ये ट्रांसपोर्टर एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा। अब यहाँ पे देखें, हर सेल के अंदर वाटर होता है कि नहीं? एवरी सेल कंटेन वाटर मॉलिक्यूल। और सेल को जब हम ऑक्सीजन देते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो उसका एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? एवरी सेल कंटेन H2O प्लस CO2। और ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि इस सेल को ये कहाँ से मिले हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना आप लोग बिलीव करें कि इस एपिथेलियल सेल ऑफ विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन? PCT इज लोडेड विद H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। अब ये दोनों जो है सेल के अंदर आपस में मिल जाते हैं, तो H2CO3 बन सकता है कि नहीं? प्लीज याद रख, क्या बनेगा? H2CO3। लेकिन जो H2CO3 है ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। क्या है? अनस्टेबल। और इन दोनों को आपस में मिलाना ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस का काम है। किसका काम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये एंजाइम का नाम सुना है कि नहीं? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बनाएगा। अब यहाँ पे ये स्टेबल है कि अनस्टेबल? ये अनस्टेबल है। यदि अनस्टेबल है तो ये दो में डिवाइड हो जाएगा। कितने में? इसमें कितने H है? 2। तो एक H इससे अलग हो जाएगा और एक HCO3 के साथ आएगा। ये बाइकार्बोनेट बन गया कि नहीं? ये क्या बन गया? बाइकार्बोनेट। अब इधर आप लोग की फोकस होगी तो समझ आएगी ये चीज, ठीक है ना? अब यहाँ पे कौन सी चीज बढ़ गई? दैट इज फ्री H। क्या है? फ्री H। अब यहाँ पे H जो है याद रखे, इट नेवर एवर गुड फॉर द सेल बिकॉज इट इज एसिडिक। ये क्या होता है? ये एसिड है, प्रोटॉन है, एसिड है, और एसिडिक मीडिया के अंदर सेल काम नहीं करता। अब सेल ने अपने आप को इससे छुटकारा हासिल करना है, इसने तो जान छुड़ानी है ना सेल ने। तो सेल क्या करता है? इसको इस साइड पे फेंक नहीं सकता, पीसीटी को फेंकेगा। किसको फेंकेगा? पीसीटी। अब इधर देखें, अब इस यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है जो हाइड्रोजन को बाहर निकाले, किसके अंदर? पीसीटी। लेकिन जब हाइड्रोजन सेल से बाहर आएगा तो बाहर से हाइड्रोजन की मतलब हाइड्रोजन की वजह से बाहर से क्या चीज अंदर जाएगी?
सोडियम जाएगी, और सोडियम ऑलरेडी फिल्टर है कि नहीं। अब सोडियम जब अंदर जाएगा तो उसके खिलाफ सिल से वापस क्या आएगा, हाँ जी, एच आएगा। बात समझ गए। अब यहाँ पे एमसीक्यूज ये है कि दिस इज सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोड। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोड है। बताए सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट मीन को ट्रांसपोर्ट, सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट, सोडियम फास्फेट बट सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोड होता है। ये एमसीक्यूज आता है। इसका मतलब यह है कि पीसीटी में सोडियम गोज थ्रू सिम्पोर्ट इन विद एवरीवन एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जिसके साथ वो अपोजिट फ्लो करता है। तो एंटीपोड है कि सिम्पोर्ट है, ये एंटीपोड है। यहां तक क्लियर है। ओके जी। अब हमने पीसीटी को क्या दिया है, शाबाश, हाइड्रोजन दिया है। क्या दिया है, हाइड्रोजन। और आप लोगों ने यहां से फिल्टर किया था किस चीज को, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट फिल्टर हुआ है कि नहीं। हमारा टारगेट ये है इसको अंदर करना, लेकिन ये डायरेक्ट अंदर हो नहीं जाएगा। अब सिल क्या करता है, इधर देखे, सिल इस बाइकार्बोनेट के लिए सिल क्या देता है, हाइड्रोजन। अब मुझे ये बताए, ये जो सोडियम है ये तो अंदर चला गया है, सोडियम किधर गया है, अंदर। इसका लेवल तो यहाँ पे खत्म हुआ है ना। अब बाहर क्या चीज आ चुकी है, हाइड्रोजन। तो ये किसके साथ मिलेगा, हाँ, HCO3, और हाइड्रोजन जब मिलेगा तो H2CO3 बनेगा कि नहीं, H2CO3। स्टेबल इज अनस्टेबल, अनस्टेबल। लेकिन ये किडनी इस तरह ब्रेक करेगी, H2 अपनी जगह पे, इसमें कितने O है, 3, तो एक इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, और ये क्या रह जाएगा, CO2 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, CO2। वाटर इज फ्रीली रिअब्सॉर्ब और नॉट, वाटर बॉडी में वाहिद चीज है जहां से भी फ्लो करे पानी बह जाती है, ये रिअब्सॉर्ब होती है। तो इस सेल के अंदर ये वाटर अंदर जाएंगे कि नहीं। और याद रखे दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज लिपिड सॉल्युबल गैस। ये क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल। कार्बन डाइऑक्साइड जहां पे भी एग्जाम में आ जाए, ये क्या है, हाईली लिपिड सॉल्युबल। और हमारे जितने भी सेल है उसका मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है। तो जो चीज लिपिड सॉल्युबल हो वो मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस करेगी कि नहीं, हाँ जी। Every substance which is lipid soluble, they do not need any transporter, वो आसानी से लिपिड बाइलेयर में क्रॉस, लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है ना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस मेम्ब्रेन से आसानी से अंदर जाएगी कि नहीं, बात समझ रहे कि नहीं। वाटर भी अंदर गई है और कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर गई है, बात समझ रहे कि नहीं। अब ये वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ये जब सेल में गई है तो फिर ये दोनों दोबारा आपस में इकट्ठी हुई है। ये वही कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, वाटर है। जब दोनों मिले थे H2CO3 बनाए थे, और H2CO3 ब्रेक होकर HCO3 और H+ बनाएगा। अब ये जो HCO3 डायरेक्ट नहीं आ रहा था उसको हमने किसी ट्रिक के जरिए अंदर किया और उस पर क्या बनाया, हाँ जी, H2CO2। और जब ये अंदर जाकर मिले ऐसे तरीके से तो उसने क्या बनाया, HCO3। तो ये डायरेक्ट हमने एंटर नहीं किया बल्कि इनडायरेक्ट इसकी एंट्री हुई है। तो एवरी फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब डायरेक्टली एक्सेप्ट बाइकार्बोनेट, जिसकी रीअब्सॉर्प्शन इनडायरेक्ट होती है। बात समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पे इस बाइकार्बोनेट को हमने कहाँ तक लेके जाना है, ब्लड तक। तो बेजोलेटरल से डिफ्यूज होता है आसानी से, बेजोलेटरल से ये डिफ्यूज होता है आसानी से। बाइकार्बोनेट का मेन काम जो बॉडी के अंदर है, इट मेंटेन द पीएच। ये किसको मेंटेन करता है, पीएच ऑफ द बॉडी। ये पीएच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक पीएच न्यूट्रल ना हो तब तक बॉडी के एंजाइम काम नहीं कर सकते हैं। अभी तक जिसको जो भी मसला है इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं। शाबाश। मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन निकाला है, नंबर 1, एवरीथिंग इज रीअब्सॉर्ब डायरेक्टली एक्सेप्ट 1, आंसर इज बाइकार्बोनेट। फर्स्ट एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू, सोडियम गो विद एवरीथिंग along with co-transport except with hydrogen which is of antipode। क्लियर है क्या नहीं। ये सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। अब देख, हाँ जी, हाँ, हमने ये पढ़ा है कि नेगेटिव फिल्टर नहीं हो सकते, दैट इज फॉर प्रोटीन। वो प्रोटीन की नेगेटिविटी, आयंस की नेगेटिविटी वो बैरियर क्रॉस कर सकती है, लेकिन एज फार एज एल्ब्यूमिन इज देयर, प्रोटीन इज देयर, तो वो फिर क्रॉस नहीं कर सकती। ये आयंस है। क्लियर है क्या नहीं। जैसे HPO4 माइनस है, HCO3 माइनस है, ये सारे के सारे आयंस के जिम्मे आते हैं। यहाँ तक सारे क्लियर है। ओके। अब यहाँ पे ये सारी की सारी जो सब्सटेंसेस हमने पढ़ी है, क्लियर है। अब देखें, इसको हम कहते हैं सोडियम। हाँ जी, सोडियम ने कहाँ जाना है, शाबाश। सोडियम ने यहाँ से अंदर जाना था कि नहीं, और यहाँ से क्या चीज आएगी बाहर, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन या
इसको हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। तो क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर कह सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब यह है कि सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर है, ठीक है ना। अब इधर देखें, यहाँ पे इस सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर को एक सब्सटेंस है जो स्टिमुलेट करता है। क्या करता है? स्टिमुलेट, दैट इज एंजियोटेंसिन 2। कौन करता है? एंजियोटेंसिन 2। ऐसा है कि नहीं? दिस एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। प्लीज रिमेंबर फॉर द एग्जाम फार्माकोलॉजी कि जो एंजियोटेंसिन 2 है, याद रखना कि ये स्टिमुलेट करता है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर को। तो इसका मतलब अगर ये ज्यादा हुआ एंजियोटेंसिन 2, तो फिर ज्यादा सोडियम अंदर जाएगा कि नहीं? अंदर जाएगा। और जब सोडियम ज्यादा अंदर जाएगा उतना ज्यादा वो वाटर को ड्रैग करेगा, क्योंकि सोडियम के फॉलो वाटर। जब वो ज्यादा वाटर को ड्रैग करेगा तो ब्लड में सोडियम ज्यादा जाएगा कि कम? ज्यादा जाएगा। और सोडियम वाटर ज्यादा की वजह से बीपी क्या हो जाती है? इसलिए एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज ब्लड प्रेशर। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये ज्यादा सोडियम को खींचता है, नंबर 1। नंबर 2, जितना हम सोडियम को ज्यादा अंदर करें उतना ज्यादा क्या बाहर आएगा? हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन बाहर ज्यादा आएगा तो किसको मिलेगा? HCO3। तो ज्यादा से ज्यादा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जाएंगे कि नहीं? तो बाइकार्ब की रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी? ज्यादा। तो याद रखे एंजियोटेंसिन 2 इसका 2 काम है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्लस इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। ये दोनों को बढ़ाता है, ठीक है कि नहीं? और जब हम बाइकार्बोनेट को ज्यादा इंक्रीज करें तो एसिडिक मीडिया को कम करके अल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। क्योंकि पीएच को बाइकार्बोनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे पीएच बाइकार्बोनेट ज्यादा होगा तो पीएच भी ज्यादा, बाइकार्बोनेट कम तो पीएच भी कम होता है। तो यहाँ पे 2 बातें हमने फिजियोलॉजी के साथ रिलेट की है कि सोडियम फॉस्फेट की रीएब्जॉर्प्शन ब्लॉक करना ये किसका काम है? पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन। और सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट या एक्सचेंजर को क्या करना? स्टिमुलेट, ब्लॉक नहीं, स्टिमुलेट करना। दैट इज द फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द रीअब्जॉर्प्शन सीक्रेट इन द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब यहाँ पे देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो फिल्टर सब्सटेंसेस है उसमें वाटर मॉलिक्यूल है कि नहीं? हाँ जी, वाटर मॉलिक्यूल भी फिल्टर होता है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने वो रीअब्जॉर्ब नहीं किए हैं। पीसीटी के सेल जो एपिथेलियल सेल है वो बने ऐसे होते हैं कि जहाँ पे वो किसको खींचता है? सोडियम, तो वो अपने साथ किसको भी लेके जाता है? वाटर को भी। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे अगर हम सोडियम को एंटर करेंगे तो उसका पीछा वाटर कर सकता है कि नहीं? अगर यहाँ पे सोडियम जाएगा तो उसका पीछा वाटर, तो इन सब सोडियम के साथ वाटर जा सकते हैं कि नहीं? लेकिन वंस वाटर कम इनटू द सेल, तो देखिए ये वाटर सेल के अंदर जाकर डिफ्यूज होते हैं फ्रीली, और कहाँ पे जाता है? ब्लड में जाता है। बात समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे एक और पॉइंट, अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, प्लीज याद रखें, वाटर मॉलिक्यूल सोडियम के साथ भी रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा सकता है। वाटर मॉलिक्यूल विदाउट सोडियम भी जा सकता है, विदाउट सोडियम। कैसे? ये वाटर मॉलिक्यूल, इसके लिए कोई ट्रांसपोर्टर चाहिए? नहीं चाहिए। ये अगर चाहे तो उसके मॉलिक्यूल यहाँ से भी रीअब्जॉर्ब होते हैं। यहाँ का मतलब क्या है? ये सेल के अंदर से गया है कि बिटवीन द सेल गया है? और ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से गया है? इन द सेल। अ टाइप ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एपिथेलियल सेल ऑफ पीसीटी के अंदर से रीअब्जॉर्ब हो जाए तो इसको हम कहते हैं ट्रांससेल्युलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसको क्या कहते हैं? ट्रांससेल्युलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ट्रांससेल्युलर का मतलब थ्रू द सेल, ये सेल के अंदर से रीअब्जॉर्ब हुआ है। देखिए इसमें कंसेप्ट है सारा कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है किडनी के अंदर, तो प्लीज मैं यही को आप लोग को बार बार बता रहा हूँ, इस पे अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये सेल के जरिए क्या है कि इन बिटवीन द सेल, हाँ जी, इन बिटवीन द सेल। देखिए ये वाला, इसका नाम है पैरा सेल्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। इसका नाम क्या है? पैरा सेल्यूलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। डन। तो इसका मतलब यह है कि वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है पीसीटी से वो 2 रास्तों से हो सकती है। एक सेल के अंदर से भी जा सकती है और इन बिटवीन द सेल भी, इन बिटवीन द सेल भी जा सकती है। अगर वाटर मॉलिक्यूल पीसीटी सेल के अंदर से रीअब्जॉर्ब हो जाए उस कंसेप्ट का नाम ट्रांससेल्यूलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है। लेकिन अगर पीसीटी सेल के दरमियान से रीअब्जॉर्ब हो जाए तो उसका नाम क्या है?
पैरासेल्युलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, और वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के लिए कोई खास ट्रांसपोर्टर की जरूरत तो नहीं होती, ये फ्रीली रीअब्जॉर्ब होते हैं डिफ्यूजन के जरिए। ठीक है जी। तो अभी तक जो हमने यहाँ पे फॉस्फेट के साथ हम लिख सकते हैं कि बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हुआ है कि नहीं, और बाइकार्बोनेट के साथ छठी चीज हमने क्या रीअब्जॉर्ब की, वाटर मॉलिक्यूल भी रीअब्जॉर्ब की। क्लियर है कि नहीं। तो बुक में सिर्फ इनका नाम लेके है इस तरह डायरेक्ट, लेकिन इसको समझाना है, आप लोगों को समझना है। यार कल को कोई बंदा कहे तो हम इससे कमेंट कैसे कर सकते हैं, ये कंसेप्ट आप लोगों को पास आना चाहिए। क्लियर है। ओके जी। अब यहाँ पे इसको अगर हम सम अप करें एक और कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। क्या बात, यहाँ पे लिखे कि ऑस्मोलरिटी, एक वर्ड आता है जिसका नाम क्या है, ऑस्मोलरिटी। नाम सुना है कि नहीं, ऑस्मोलरिटी। ठीक है, ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोलरिटी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, कि सॉल्यूट का नंबर सॉल्वेंट में कितना है, उसको क्या कहते हैं, ऑस्मोलरिटी। या इससे हम पता लगा सकते हैं टोनिसिटी के बारे में कि हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है। क्लियर है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है, अगर फॉर एग्जांपल हम देखें वाटर लेते हैं, वाटर प्लीज याद रखें, वाटर इज इक्वल टू सॉल्यूट। मैं कहता हूँ कि अगर ब्लड के अंदर वाटर की मिकदार किसके बराबर है, सॉल्यूट के बराबर है। सॉल्यूट के अंदर जो हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने जाएंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सोडियम, द सेकंड इंपॉर्टेंट इज क्लोराइड। क्या है, क्लोराइड है। ठीक है, एटसेट्रा। मतलब मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये सारे के सारे सॉल्यूट के अंदर आते हैं। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल ब्लड के अंदर एक जैसे हो किसके साथ, सॉल्यूट के साथ, तो ऑस्मोलरिटी नॉर्मल होगी कि एबनॉर्मल। हाँ जी। कंडीशन इज कॉल्ड आइसोऑस्मोलर कंडीशन। इसका नाम क्या है, आइसोऑस्मोलर स्टेट। इसको कहते हैं आइसोटोनिक कंडीशन। इसका मतलब कि जो फ्लूइड है वो सॉल्यूट के मुताबिक एक जैसा है, तो हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे कि नहीं। इफ द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे जो सॉल्यूट के अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट बात कर रहे हैं, एक क्या है, सोडियम है और एक क्लोराइड है। वैसे सॉल्यूट के अंदर पोटाशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, लेकिन अगर एग्जामिनर ये पूछे कौन सी इलेक्ट्रोलाइट है जिस पे ऑस्मोलरिटी ज्यादा डिपेंड करती है, वो सोडियम मॉलिक्यूल है। क्या है, सोडियम। तो अगर सोडियम की मिकदार वाटर के लिए ठीक है, तो देन द कंडीशन इज कॉल्ड ऑफ आइसोऑस्मोलर। अब मैं कहता हूँ अगर ये वाटर है, वाटर की मिकदार बढ़ जाए, लेकिन जो सॉल्यूट की मिकदार है वो क्या हो जाए, शाबाश, कम हो जाए। कहने का मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं, हाँ जी, दिस स्टेट इज कॉल्ड डाइल्यूशनल स्टेट। इसको क्या कहते हैं, डाइल्यूशनल। ये नाम सुना है क्या नहीं। डाइल्यूशनल स्टेट का मतलब कि वाटर कंटेंट ज्यादा है और सॉल्यूट कंटेंट क्या है, कम है। सॉल्यूट कंटेंट से मुराद सोडियम है। तो अगर वाटर ज्यादा है, और प्लीज रिमेंबर ऑस्मोलरिटी डिपेंड ऑन सॉल्यूट कंटेंट, ये किस पे काम करते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है कि कम, कम है, तो ऑस्मोलरिटी भी कम, तो हाइपो ऑस्मोलर स्टेट है। ये कौन सा है, हाइपो ऑस्मोलर स्टेट। प्लीज याद रखें, दिस इज कॉल्ड हाइपो ऑस्मोलर स्टेट। इसका एक और नाम भी है हाइपोटोनिक स्टेट, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक। तो जिस बंदे में हाइपोटोनिसिटी हो, इसका मतलब कि उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कंटेंट क्या है, वो कम है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, यहाँ पे देखें, अगर वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाए लेकिन सॉल्यूट कंटेंट क्या हो जाए, ज्यादा, फिर यहाँ पे सॉल्यूट कंटेंट से मुराद सोडियम है, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड स्टेट। क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड स्टेट। इधर देखें, अगर एक बंदा है वो बाहर से वाटर इनटेक कम करे, तो जब वो यूरिन पास करता है, वो वर्ड जो होता है कि येलो, हाँ जी, क्या बात। इफ अ पर्सन डू नॉट, जिस तरह रमजान के महीने में टुवर्ड द एंड ऑफ द डे अगर बंदा यूरिन पास करे, वो वर्ड जो होता है कि येलो। इसका वजह यह है कि इसमें वाटर कंटेंट कम है, सॉल्यूट कंटेंट क्या है, ज्यादा। वो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है। क्या होता है, कंसंट्रेटेड। जब हम अफ्तारी के बाद वाटर इनटेक करें और फिर कोई बंदा यूरिन पास करे, तो ऑटोमेटिकली कलर बदल जाता है कि नहीं, वो वाटरी हो जाते हैं, उसको डाइल्यूशनल यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइल्यूशनल का मतलब जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा हो, कंसंट्रेटेड का मतलब जिसमें सॉल्यूट कंटेंट ज्यादा हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है कि कम, तो ऑस्मोलरिटी ज्यादा, इसको कहते हैं हाइपर ऑस्मोलर स्टेट। क्या कहते हैं, हाइपर ऑस्मोलर स्टेट। ये 3 वर्डिंग समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइसोऑस्मोलर, हाइपोऑस्मोलर या हाइपर ऑस्मोलर स्टेट का मतलब क्या है। तो ऑस्मोलरिटी जब भी चेक करते हैं, उसका हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की रेशो देखते हैं।
और ये जो ऑस्मोलरिटी है ये फ्लक्चुएट करती है, वेरी करती है सॉल्यूट कंटेंट के ऊपर। किसके ऊपर? सॉल्यूट कंटेंट के ऊपर। अब इधर देखें, बहुत आसान मिसाल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इधर देखें, यहाँ पे जो कंटेंट आए थे, एफरेंट आर्टियोल ने ग्लूकोज आया था कि नहीं? इसने सोडियम ग्लूकोज भी आया था इधर पे, हाँ जी बताए, सोडियम भी आया था, क्लोराइड भी आया था, हाँ जी, पोटेशियम भी आया था, मैग्नीशियम भी आया था, अमाइनो एसिड भी आए थे, बाइकार्बोनेट भी आए थे, एटसेट्रा, एवरीथिंग। क्लियर है? इसमें से बहुत सारी चीजें हमने फिल्टर की है और पीसीटी से वापस रीअब्सॉर्ब की है। बात समझ रहे कि नहीं? हमारे बॉडी का जो नॉर्मल ऑस्मोलरिटी है, एमसीक्यूज आता है, वो 292 से लेके 310, हाँ जी, ये याद रखना है। फिर सुन ले, 292 से लेके कहाँ तक? 310 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। क्लियर है कि नहीं? एम स्टैंड फॉर मिली, OSM मीन ऑस्मोल, ऑस्मोल इज द वर्ड यूज फॉर ऑस्मोलरिटी, और ऑस्मोलरिटी हम चेक करते हैं लीटर के अंदर। किसके अंदर? चले जी, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है ऑस्मो, व्हाट इज इट? ऑस्मोलैरिटी। ये क्या चीज है? ऑस्मोलैरिटी। इसमें फर्क है। अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में देखें पर लीटर के हिसाब से, कितना पर लीटर, तो वो क्या है? ऑस्मोलैरिटी है। लेकिन अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की रेशियो देखें पर केजी में, केजी के अंदर, वो ऑस्मोलैरिटी है। क्लियर है क्या नहीं? तो ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी की जो डिफरेंस है वो यूनिट का होता है। किसका होता है? यूनिट। एक लीटर में हम लेते हैं और एक को केजी में लेते हैं। ये बातें समझ रहे कि नहीं? अगर हम लीटर में ले लें तो क्या है? ऑस्मोलैरिटी है। लेकिन सॉल्यूट वर्सेस सॉल्वेंट पर केजी अगर हम ले लें तो क्या है? ऑस्मोलैरिटी है। हमारा एक दोस्त था एंड हिज नेम वाज नदीम, एंड ही, वो बेचारा, एक कहते मुझे पता है तो स्टेप 2 में इसलिए फेल था कि उसको ऑस्मोलरिटी का डिफरेंस नहीं आता। सर ने कहा कि एक पेशेंट को रीनल पेन है, उसकी यूरिन कंसंट्रेटेड है, तो उसकी हमने ऑस्मोलरिटी चेक करनी है। तो उसने कहा मुझे ऑस्मोलरिटी से पता था, लेकिन सर ने कहा कि आपने एक वर्ड और भी सुना होगा, ऑस्मोलरिटी का मतलब क्या होता है। तो बस वहां पे फंस गया। ठीक है ना? एक्चुअली ये चीजें वाइवा में काम आती है कि सॉल्यूट वर्सेस सॉल्वेंट रेशियो अगर लीटर के हिसाब से देखें तो ऑस्मोलरिटी है, अगर इन दोनों को हम केजी में देखें तो अलग। तो इसका मतलब क्या है? द डिफरेंस इन यूनिट। ये किस में डिफरेंस है? लेकिन बॉडी में हम जो चेक करते हैं प्रैक्टिकली वो क्या है? इसलिए ये पर लीटर होता है। एम स्टैंड फॉर मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो ये भी एमसीक्यूज है, नॉर्मल ऑस्मोलरिटी की रेंज कितनी है। मेडिसिन में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, इसमें रेंज होता है। तो 292 से 310 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब इधर देखें, यहाँ पे इसका मतलब कि ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके लिए उतना अमाउंट में वाटर होता है। क्या होता है? वाटर। ये नॉर्मल ऑस्मोलरिटी है कि नॉर्मल है? ये नॉर्मल है, ये तो फिजियोलॉजी है। अब जितना ग्लूकोज, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम नीचे आता है, उतने अमाउंट में क्या चीज नीचे आता है? हाँ, नहीं समझे? जितने अमाउंट में ग्लूकोज, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, अमाइनो एसिड, बाइकार्ब को फिल्टर करता है, उतने अमाउंट में किसको फिल्टर करता है? वाटर। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आएगी उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे कि नहीं? उसमें सोडियम होगा कि नहीं? लेकिन जितना सोडियम आया है उतना, तो ऑस्मोलरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं। फिर बोमेन कैप्सूल में अगर आप ऑस्मोलरिटी चेक करें, दैट शुड बी आइसो ऑस्मोलर स्टेट। वो क्या हो सकता है? आइसो, क्योंकि जितना सोडियम फिल्टर हुआ है उतने लेवल में वाटर भी, एंड वाटर इज इक्वल टू सॉल्यूट सोडियम, द कंडीशन इज आइसो ऑस्मोलर स्टेट। समझ गए क्या नहीं? ये सारी की सारी किडनी की ब्यूटी है, इसकी फिजियोलॉजी में आता है क्वेश्चन। ठीक है ना? अब मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, देखें कि अगर यहाँ पे जो ऑस्मोलरिटी है, शाबाश, ये कितना होगा? 292 से लेके, हाँ जी, 310 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ऐसा है कि नहीं? यहाँ तक होगा। अब देखें, प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे अब किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गई? जितना सोडियम जाएगा उतने वॉल्यूम में ये एपिथेलियल सेल किसको भी ड्रैग करेगा? वाटर को। कितने का? वाटर को। फिर जितना सोडियम जाएगा उतना वाटर जाएगा। हर जगह पे सोडियम जा रहे हैं कि नहीं? और जहां तक ये पीसीटी है तो इसके बाद लूप ऑफ हेनले स्टार्ट होगा। तो मैं अगर यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम ड्रा करूं, दिस इज विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, और इसके बाद लूप ऑफ हेनले, तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है उसमें सोडियम का होना जरूरी है कि नहीं? और जितना सोडियम जाएगा उतने अमाउंट में वाटर जाएगा। तो पीसीटी की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसमें ऑस्मोलरिटी के ऊपर कोई इफेक्ट होगा?
इसलिए एग्जाम में आता है कि PCT इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन व्हिच अलो आइसोऑस्मोलर रीअब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है? आइसोऑस्मोलर। तो यहाँ पे लिखे कि जो PCT है उसमें जो रीअब्जॉर्प्शन होगी आइसोऑस्मोलर होगी। क्या होगी? आइसोऑस्मोलर। इसका मतलब ये है कि जितना सोडियम वो लेगा उतने अमाउंट में वाटर भी लेगा, तो ऑस्मोलरिटी पे कोई असर पड़ेगा नहीं। तो ये एग्जाम में याद रखे, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एक इज आइसोऑस्मोलर सेगमेंट। आंसर इज PCT। वो क्या है? PCT। अब इधर देखें, यहाँ पे 292 से हमने स्टार्ट किया था, अब सोडियम यहाँ पे लोड ज्यादा था कि कम? शाबाश। अब एक और कॉन्सेप्ट आने वाला है, यहाँ पे सोडियम लोड हो और जब PCT के एंड में हम चले गए तो सोडियम लोड क्या हुआ है? कम। मैं कहता हूँ सोडियम लोड यहाँ पे 100 था। कितना था? 100। यहाँ पे 33 रह गया है। कितना? इसका मतलब के 67% सोडियम क्या हुआ है? रीअब्सॉर्ब हुआ है। अब यहाँ पे वाटर का लोड ज्यादा था कि कम? ज्यादा। अगर वाटर भी कितना लोड में आता? 100। तो जितना सोडियम गया है उतना, तो वो भी कितना रह गया? हाँ जी, 33। अब ऑस्मोलरिटी 292 नहीं होगी अगर कि वो नीचे आएगी, लेकिन जितना सॉल्यूट है उतना स्टिल उसके लिए वाटर है कि नहीं। तो अगर देखे, मैं कहता हूँ कि अगर एक बंदा है वो बैलेंस रखे 50-50 का, 100-100 का, नंबर अलग है लेकिन बैलेंस तो है ना, इस बैलेंस को हम आइसोऑस्मोलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसका मतलब कि जितना सोडियम PCT अलाउ करता है उतने वॉल्यूम में किसको अलाउ करेगा? वाटर को भी। तो ऑस्मोलरिटी पे कोई असर हो नहीं पड़ेगा। तो ये बात आप लोग एग्जाम के लिए याद रखें। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डू नॉट फ्लक्चुएट ऑस्मोलरिटी? आंसर इज PCT। अब वो कौन सा पार्ट है जो फ्लक्चुएट करेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो एक्चुअली हमने डिस्कस किया था, जितनी भी फिल्ट्रेट्स है, जितनी भी चीजें फिल्टर हो जाती है उसके अंदर मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से होती है? वो PCT से होती है। एक चीज मैंने यहाँ पे याद रखना है, एक और चीज जो फिल्टर होती है दैट इज फ्लोराइड। फ्लोराइड कुछ DCT से रीअब्जॉर्ब होती है, कुछ PCT से, और PCT से भी जब फ्लोराइड हम अंदर डालेंगे तो उसके साथ कौन सी चीज आएगी? सोडियम। यार एवरीथिंग, एवरी फिल्ट्रेट जब PCT से अंदर जाती है तो उसके साथ यूनिवर्सल कैटायन होगा, दैट इज कॉल्ड सोडियम। तो सोडियम मेजॉरिटी सिम्पोर्ट में काम करते हैं, को ट्रांसपोर्ट पे काम करता है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ये क्या है? ये एंटीपोर्ट है। बात समझ गए कि नहीं? अब याद रखे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो आप लोग कहोगे कि यार यहाँ पे तो ट्रिक है। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट का चलना लाजमी है फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ विच फिल्ट्रेट, आंसर विल बी बाइकार्बोनेट। वो क्या होगा? बाइकार्बोनेट। अगर ये सोडियम हाइड्रोजन ना चलता, कैन वी विल रीअब्जॉर्ब दिस? नो।